नवासी भारत में एक बार फिर आम चुनाव की तैयारी चल रही थी। वहीं राजीव सरकार के बोफोर्स घोटाला की खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। चुनाव के नतीजे सामने आए। 1984 में 400 से ज्यादा सीट हासिल करने वाली कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 197 सीट पर जीत हासिल की। 1989 में गठबंधन सरकार बनी थी और वीपी सिंह भारत के अगले प्रधानमंत्री बन गए। अभी वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बने एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि 8 दिसंबर को शाम करीब 5:30 बजे कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में अचानक ही टेलीफोन की घंटी बजने लगी। डेस्क पर अपना काम कर रहे जर्नलिस्ट ने फोन उठाया। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही फोन पर सामने से आवाज आई। भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी डॉक्टर रुबैया सैयद हमारे कब्जे में है। अगर भारत सरकार रुबैया के जान की सलामती चाहता है तो उन्हें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हमारे 20 साथियों को आजाद करना होगा। जर्नलिस्ट सुनकर हैरान हो गया। वो कुछ पूछ पाता या कह पाता उससे पहले ही फोन कट गया। रूबिया सईद के किडनैपिंग की खबर कश्मीर से दिल्ली तक पहुंच गई। पूरी भारत सरकार में हड़कंप मच गया। उसी शाम 6 बजे दूरदर्शन पर खबर प्रसारित हो रही थी, जिसे पूरे देश के साथ साथ प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी देख रहे थे। आज 3:45 पर भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी डॉक्टर रुबैया सैयद को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। रुबैया कश्मीर के एक लाल डेड मेमोरियल वुमेन्स हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। जैसे ही रुबैया अस्पताल से बाहर निकली और बस में सवार हुई, उनकी मिनी बस में 5 नौजवान और सवार हुए। धीरे धीरे बस में यात्री कम होते चले गए। बस श्रीनगर के नौगांव की तरफ बढ़ने लगी, जहां रुबैया का घर था। पर अचानक 5 नौजवान खड़े हुए और उन्होंने गन पॉइंट पर बस के ड्राइवर को बस नातीपोरा ले जाने की धमकी दी। नातीपोरा में एक नीली मारुति कार पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। रुबैया को जबरदस्ती उस कार में बैठाया गया। इसके बाद वो नीली कार लापता हो गई। नीली कार इस वक्त कहाँ है, किसी को नहीं पता। वहीं रुबैया की खबर सामने आ चुकी है। आतंकवादियों ने रुबैया के बदले भारत सरकार से 20 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की है। शाम होते होते भारत सरकार और आतंकवादी ग्रुप के बीच बातचीत शुरू हुई और काफी मशक्कत के बाद 5 आतंकवादियों का नाम तय हुआ, जिन्हें रूबिया सईद के बदले आजादी मिलने वाली थी। लेकिन इस पूरे मामले को सुलझाने में कुल 5 दिन का वक्त लग गया। 12 दिसंबर 1989 को रूबिया सईद के बदले भारत सरकार ने शेख अब्दुल हमीद, गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कलवल, मोहम्मद अल्ताफ और मुश्ताक अहमद जारगर, इन 5 आतंकवादियों को आजाद कर दिया। 13 दिसंबर 1989 के दिन दोपहर 3 बजे श्रीनगर अवामी एक्शन कमेटी के मुख्यालय के पास रजौरी में उन 5 आतंकियों को रिहा कर वापस जा रही पुलिस ने देखा कि श्रीनगर की आवाम के लिए वो 5 आतंकवादी नहीं बल्कि एक हीरो की तरह थे, जिनकी आजादी का न सिर्फ जश्न मनाया जा रहा था बल्कि 5 के साथ जुलूस भी निकाले गए। जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलने लगी थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली में बैठी सरकार से जम्मू कश्मीर का कोई नाता नहीं है। हमारा कश्मीर आजाद करो। हम कश्मीर की सरकार को भी नहीं मानते। कुछ दिन बाद दूरदर्शन पर एक और खबर प्रसारित हुई, जो दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच रही थी। रुबैया सैयद के किडनैपिंग के मामले में मुख्य अपराधी यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुबैया सैयद तो आजाद हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर के चरमपंथियों के बीच अब किडनैपिंग जैसे किस्से मानो हर रोज की बात हो गई है। लगातार किडनैपिंग और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सुनाई देने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में माहौल बदलता जा रहा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने लोगों को कश्मीर की आजादी के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। अब कश्मीर की आम जनता भी भारत से अलग होकर अपना कश्मीर चाहती है। आजाद कश्मीर की मांग फिर से बुलंद होती नजर आ रही है। कश्मीर में मौजूद हिंदू जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार फिर कश्मीर अपनी ही आग में सुलग रहा था और इस बार शिकार बनने वाले थे कश्मीरी पंडित। 1990 की शुरुआत में कश्मीर में विद्रोह बहुत तेज हो गया था। श्रीनगर के समाचार पत्रों में हिंदू कश्मीरी पंडितों के नाम संदेश जारी हो रहे थे। दीवारों पर पोस्टर दिखाई दे रहे थे। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी ग्रुप के नेता सड़कों पर उतरकर ऐलान कर रहे थे, कश्मीरी पंडितों का कश्मीर पर कोई हक नहीं है। अगर वो जान की सलामती चाहते हैं तो कश्मीर छोड़ दे। कश्मीर मुसलमानों का है,
हिंदुओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। 13 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक घाटी का माहौल बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। 18 जनवरी को हर जगह मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर उतर आए थे। 19 जनवरी 1990 को हालात इस हद तक बेकाबू हो गए कि हजारों कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के डर से जम्मू कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ महीनों के अंदर ही लगभग 1 लाख कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर दिल्ली और भारत के दूसरे राज्यों में पनाह ढूंढने लगे। कश्मीर के हालातों से वाकिफ बेनजीर भुट्टो ने हिंदू कश्मीरी पंडितों से सिंपैथी दिखाते हुए पाकिस्तान न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दिया। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और मुझे समझ नहीं आता कि भारत सरकार शांत क्यों है। मुझे कम से कम राजीव गांधी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में कर क्या रहे हैं? वहीं भारत के पत्रकारों ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अखबारों में खबर छपी कि हिजबुल मुजाहिदीन के ग्रुप को बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान कर रहा है, पर पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा। आगे 5 फरवरी 1990 को पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, जब पाकिस्तान के आम आवाम और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे का सेलिब्रेशन किया। इन्हीं दिनों इस खबर के साथ भारत के अखबारों में एक और खबर जोर शोर से अपनी जगह बना रही थी। खबर का जायजा लेते राजीव गांधी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। कश्मीर की जमीन पर आज हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसकी शुरुआत 1990 और 1989 में नहीं बल्कि 1988 में हो चुकी थी, जब कश्मीर के दिवंगत प्रेसिडेंट जिया उल हक ने ऑपरेशन 2 पैक का ऐलान किया था। उस वक्त जिया उल हक ने हिजबुल मुजाहिदीन और कुछ आतंकवादी संगठनों को बल देते हुए कहा था कि कश्मीर को आज़ाद करवाना पाकिस्तान का लक्ष्य है। कश्मीर को भारत से दूर कर पाकिस्तान में मिलाना पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। कश्मीरियों का दिमाग बहुत तेज चलता है और जिया उल हक का मानना था कि वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छे नागरिक साबित हो सकते हैं। ये जिया उल हक के ऑपरेशन 2 पैक का असर था, जिसका परिणाम हिंदू आबादी भुगत रही थी। 1990 का ये दौर वो दौर था जब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों से लगे कश्मीर में आतंकवाद धीरे धीरे अपने पंख फैलाते जा रहा था। इसी दौर में एक तरफ भारत आतंकवाद की समस्या से जूझने की शुरुआत कर चुका था, तो दूसरी ओर भारत की राजनीति एक बार फिर बदल रही थी। 10 नवंबर 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के पद से हटा दिए गए और उनकी जगह जनता दल के चंद्रशेखर भारत के अगले प्रधानमंत्री बने, जिन्हें कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। वहीं पाकिस्तान से आई एक खबर राजीव गांधी के कानों में पड़ी, जिस पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। खबर पहुंचाने वाले डिप्लोमेट दीक्षित राजीव के सामने ही बैठे थे। सर, पाकिस्तान से एक बुरी खबर सामने आई है। कैसी खबर? अगस्त 1990 को आईएसआई ने ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल की शुरुआत की थी, जिसके चलते बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार को गिरा दिया गया और अब नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजीव गांधी बेनजीर के तख्ता पलट से दुखी थे, पर उन्हें आने वाले समय का खुद भी अंदाजा नहीं था। 21 मई 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनावी दौरे पर अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु गए हुए थे। जैसे ही वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, लोगों की भीड़ आगे आकर उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगी। तभी एलटीटी की मेंबर धनु चंदन की माला लेकर राजीव गांधी की ओर बढ़ने लगी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने ही धनु को आगे आने की परमिशन दे दी। धनु ने राजीव गांधी को हार पहनाया और झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की और झुकते ही सबसे छिपकर उस बम का बटन दबा दिया। धनु एक सुसाइड बॉम्बर थी और इस बम धमाके में राजीव गांधी के साथ साथ आसपास खड़े दर्जनों लोगों की मौत हो गई। राजीव गांधी की हत्या की खबर ने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को हैरान कर दिया। 1991 में एक बार फिर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा खत्म हो गया था। जनता के जहन में फिर से एक ही सवाल घूमने लगा। 1991 लोकसभा चुनाव में भारत की जनता का रुख किसकी ओर होगा? गांधी की मौत के बाद 20 मई से लेकर 15 जून तक भारत में एक बार फिर 10वां लोकसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव के परिणाम ने लोगों को हैरत में डाल दिया। भारत की जनता ने दोबारा भाजपा को कुछ कदम और आगे बढ़ते देखा। चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो कांग्रेस 244 सीटों पर जीत चुकी थी।
वहीं भाजपा ने 120 सीटों पर जीत हासिल की। दोनों में से किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली कि कोई अपनी सरकार बना सके। देश की जनता भी दूरदर्शन पर इलेक्शन प्रसारण देख रही थी। लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुछ दलों के समर्थन से अपनी अल्पमत सरकार बनाई है, जिसके नए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव होंगे। अब देखना ये है कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत को किस दिशा की ओर आगे ले जाते हैं। उस वक्त भी जम्मू कश्मीर और पंजाब अलगाववादी हिंसा की आग से झुलस रहे थे। 17 जून 1991 को पंजाब में कुछ बंदूकधारियों ने लोगों पर गोलियां बरसाई। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। बदले में अलग अलग ट्रेनों में सिखों का भी कत्ल किया गया। कुछ ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर में भी बनने लगे थे। सांप्रदायिक और अलगाववादी दंगे जम्मू कश्मीर की जमीन पर नजर आ रहे थे। इन दंगों ने जम्मू कश्मीर और पंजाब की राजनीति को बर्बाद करने की कोशिश की और 1991 के दौरान इन दोनों राज्यों में चुनाव नहीं हुए। इन दंगों की खबर रेडियो के जरिए पूरे भारत में पहुंच रही थी। पंजाब में हो रहे दंगों के पीछे खालिस्तान सेपरेटिस्ट की भूमिका बताई जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर का अलगाववादी संगठन लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में होने वाले इन हादसों के पीछे भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। भारतीय एजेंसियां जांच पर जुटी हुई है। जल्द ही इसके परिणाम सामने आ जाएंगे। 91 से 92 का दौर एक ऐसा दौर था जब भारत में बीजेपी का प्रभाव बढ़ने लगा था। 1990 में जहां लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी, तब से 1992 आते आते बीजेपी राम मंदिर की मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कोशिशों के बीच वो दिन भी करीब आ गया जिसका इंतजार विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को वर्षों से था। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज गूंजी और दूसरी सुबह अयोध्या में सदियों पुराना इतिहास बदलने लगा। 6 दिसंबर सन 1992 सुबह अयोध्या की सड़कों पर भीड़ उमड़ आई थी। बाबरी मस्जिद के चारों ओर कार सेवकों के साथ हजारों हिंदुओं का जुलूस इकट्ठा हो गया था। राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। इन नारेबाजी के साथ कार सेवकों की भीड़ मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गई। भीड़ इतने ज्यादा गुस्से में थी कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। देखते देखते बाबरी मस्जिद के पहले गुंबद को गिरा दिया गया, लेकिन कार सेवकों के कदम यहीं पर नहीं रुके। कुछ घंटों में मस्जिद के 3 गुंबद को गिरा दिया गया। चारों ओर धुआं फैल गया। इस धुएं के साथ में अयोध्या की जमीन पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों ने भी अपनी जगह बना ली। बीबीसी के जरिए पूरी दुनिया अयोध्या की इस खबर पर नजर गड़ाए बैठी थी। इन वाकये की खबर पाकिस्तान पहुंचने में भी देर नहीं लगी। पाकिस्तान इंडियन एम्बेसी में बैठे ऑफिसर लांबा अभी बीबीसी न्यूज चैनल में चल रही खबर का जायजा ले ही रहे थे, तभी उनके पास एक जूनियर ऑफिसर भागता हुआ आया। सर, कॉन्सुल जनरल राजीव डोगरा के कराची हाउस को पाकिस्तान की भीड़ ने घेर लिया है। बड़ी मुश्किल से राजीव की वाइफ से फोन पर बात हुई है। उनकी वाइफ मीनाक्षी का कहना है कि राजीव बाहर वाले कमरे में है और उनके कमरे के चारों तरफ आग लगा दी गई है। वहीं वो बच्चों के साथ ऊपर एक कमरे में छिपी हुई है। और पुलिस, पाकिस्तान सिक्योरिटी गार्ड्स ने भीड़ को रोका नहीं? नो सर, मिसेस डोगरा का कहना है कि पुलिस ने भीड़ को आराम से अंदर जाने दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या चौधरी शुजात हुसैन से बात हो जाए, पर बात नहीं हो पा रही है। 8 दिसंबर को पाकिस्तान की सड़कों पर भारत और हिंदू विरोधी नारे सुनाई देने लगे थे। कराची इंडियन एम्बेसी में जमकर पत्थर बरसाए जा रहे थे। 8 दिसंबर 1992 रात ढलने से पहले 120 भारतीय मंदिर और गुरुद्वारे पाकिस्तान की जमीन पर मलबे के ढेर की तरह पड़े हुए थे। काफी मशक्कत के बाद ऑफिसर लांबा की बात चौधरी शुजात हुसैन से फोन पर हुई। मैंने पाकिस्तान सरकार के हर एक नुमाइंदे को सैकड़ों बार फोन किया, पर आप सब ने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। आपको मालूम भी है आपकी जमीन पर हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है। लांबा जी, टॉर्चर तो मुस्लिम भी भारत में हो रहे हैं। देखिए सर, पाकिस्तान में रहने वाले हर एक हिंदू के घरों की टेलीफोन लाइन को काट दिया गया था। भीड़ हर हिंदू मकान पर पत्थर बरसा रही थी।
पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू माइनॉरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। आपको ही कुछ करना होगा। हम एक होटल का एड्रेस बता रहे हैं। वहाँ आप सबका परिवार छिपकर रह सकता है। भीड़ को काबू करना हमारे बस में नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव दिल्ली में बैठे अपने पर्सनल सेक्रेटरी अमरनाथ वर्मा के साथ बीबीसी ब्रॉडकास्ट के जरिए पाकिस्तान की खबर पर नजर घुमा रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से मांग भी उठाई जा रही है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा वहीं पर बनाया जाए जहां उसे तोड़ा गया है। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे को जन्म दिया है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। ये मामला कैसे हल होगा? सर, इंडियन एम्बेसी ऑफिसर और उनके परिवार को दिल्ली वापस सुरक्षित बुलाने की तैयारी हो गई है, पर वहां आम हिंदू आबादी अभी भी परेशान हो रही है। भारत के कोने कोने से इस तरह के दंगों की खबर सुनाई देने लगी थी। जल्द ही एक बड़ा हादसा भारत से सबसे व्यस्त शहर मुंबई की ओर कदम बढ़ा रहा था। 12 मार्च 1993 में मुंबई की सड़कें अपनी तेज रफ्तार से चल रही थी। ठीक 12:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। धमाका इतना भयानक था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला ऊंची बिल्डिंग भी कांप उठी। 50 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस, प्रशासन सब धमाके की भयानक आवाज के साथ अलर्ट तो हो गए, लेकिन माया नगरी मुंबई में अचानक हुआ क्या और कैसे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। अभी लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुई धमाकों की खबर से ठीक से रूबरू भी नहीं हुए थे कि इसके ठीक 30 मिनट बाद मुंबई के मांडवी कॉरपोरेशन बैंक के दरवाजे के सामने खड़ी कार में एक और बड़ा बम धमाका हुआ। इस दूसरे बम धमाके ने मुंबई के आम लोगों को दहशत में डाल दिया। मुंबई समझ गई थी कि कुछ तो बड़ा हो रहा है, लेकिन कितना बड़ा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 1:30 बजे से लेकर 3:40 तक मुंबई की अलग अलग जगह पर 12 बम ब्लास्ट हुए। ज्यादातर बम ब्लास्ट कार और स्कूटर में हुए। इनके अलावा मुंबई के होटल शिरा, होटल जुहू सेंटर और होटल एयरपोर्ट सेंटर में सूटकेस के अंदर बम रखा गया था। तीनों में भी बड़े ब्लास्ट हुए। मुंबई के मुख्यमंत्री शरद पवार शाम ठीक 5 बजे दूरदर्शन के जरिए लोगों के बीच आए। आपके कानों में जो खबर पड़ रही है वो काफी हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी है। मुंबई में 12 नहीं बल्कि 13 जगह पर बम ब्लास्ट हुए हैं। मैं मुंबई का मुख्यमंत्री होने के नाते मुंबई की जनता से इस हादसे की माफी मांगना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि 13 इलाकों पर बम ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें से एक इलाका मुस्लिम बाहुल्य भी है। मुख्यमंत्री ने जानबूझकर एक झूठा बयान दिया था। बयान इस नाते झूठा दिया गया था ताकि मुंबई की सड़कों पर हिंदू मुस्लिम के दंगे ना भड़कें। ब्लास्ट सिर्फ 12 जगह पर हुए थे और उनमें से सभी इलाके हिंदू बहुल थे। उस दिन मुस्लिम को बहुत कम नुकसान हुआ। दहशत ने मुंबई की जमीन को घेर लिया था। अगले कई दिनों तक मुंबई के लोग डर और दहशत के साथ घर से बाहर निकल रहे थे कि शायद घर वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुंबई की पुलिस और जांच एजेंसी अपने काम में लग गईं। कई सालों बाद इस हादसे के प्रमुख अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, मोहम्मद दौसा जैसे टेररिस्ट शामिल थे, जिन्हें मुंबई की सड़कों में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के दहशतगर्दों के नाम से भी जाना जाता था। इस संगठन का लीडर दाऊद इब्राहिम था, जिसकी खोज में कई सालों तक भारतीय पुलिस जुटी रही। ब्लास्ट के कुछ ही दिनों बाद पुलिस को खुफिया जानकारी मिली। इस खबर को पूरे भारत के आम लोगों के साथ दूरदर्शन के जरिए बांटा गया। मुंबई की गलियों, बिल्डिंग पर हुए ये 12 बम हमले बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए किया गया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड ने हिंदू बाहुल्य इलाकों को निशाना बनाया था। खबर ये भी सामने आई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी संख्या में कभी RDX का इस्तेमाल नहीं हुआ जितना मुंबई के धमाकों के दौरान इस्तेमाल किया गया था। ये एक सिंडिकेट का काम था जो बाबरी मस्जिद का बदला मासूम लोगों से ले रही थी। मुंबई ब्लास्ट की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 12 जनवरी 2021 को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने पूरे UNSC के सामने पाकिस्तान पर इस बात का इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान 1993 में मुंबई ब्लास्ट के अपराधियों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान में वो मौजूद हैं, बल्कि उन सभी टेररिस्ट को
बहुत अच्छी सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में ही छिपकर बैठा हुआ है। भारत के बार बार सबूत देने के बावजूद भी पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता